हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष दर्शन। आई एम एन वेटनरी स्टूडेंट। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे झारखंड कंबाइंड एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करने। इसमें हम लोग बस क्वेश्चन को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम लोग थॉरली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उससे क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जो क्वेश्चन आना रहेगा डायरेक्टली वो आएगा, हम वहाँ सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन का हम ओरिजिन देखेंगे, जो भी क्वेश्चन से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट हम लोग को काम आएगा अपने एग्जाम में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिजिक्स के लिए आप लोग इतना ज़रूर करेंगे, मुझे भी पता है। और पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम लोग का सेशन बहुत एंटरटेनिंग होगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इस पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग की स्क्रीन पे रहेगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। डायग्राम में एक दो पॉइंट है ए एंड बी, इसके बीच में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। जहां हम लोग देख सकते हैं ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हम लोग को दिख रहा होगा। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बीच वाला सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो फिर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे शो करेंगे, इधर का और इधर का सम करके फिर लास्ट में दोनों का करते हैं। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। अगर सीरीज में कैपेसिटर है तो हम लोग उसको रेजिस्टेंस इन पैरेलल के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में है हमारा दो माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तो हम उसको जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2। ये हमारा सॉल्व हो क्या आएगा, 1 माइक्रोफैराड। ऊपर के केस में आया 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी सेम चीज है, तो नीचे भी हमारा 1 माइक्रोफैराड के आसपास में ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा जो सर्किट कुछ दिखेगा वो दिखेगा, एक ए पॉइंट है, ऊपर में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और नीचे में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये है बी पॉइंट। ऊपर का नेट जो आया है वो है 1 माइक्रोफैराड, नीचे का भी 1 माइक्रोफैराड है। अब ये पैरेलल की तरह दिख रहा है। जी हाँ, तो पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा ट्रीट करेंगे दैट कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इन पैरेलल। यानी कि इसको हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, 1 + 1 जो हमारा आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड हमारा इसका आंसर होगा। क्या ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन ए 2 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें है, 2 बॉडीज ए एंड बी अंडरगो कंप्लीट इनइलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशनल कॉलिजन। ठीक है, ए मूव्स विद वेलोसिटी एंड बी इज एट रेस्ट। ए का वेलोसिटी यहाँ पे v है एंड b इज एट रेस्ट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। हमें इसमें निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन ये क्या है। एक 1D में एक इनइलास्टिक कॉलिजन है, कंप्लीटली इनइलास्टिक। अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो हम जानते हैं कि जहां पे भी कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है वहां हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, उसका मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, ए बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और b बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। यानी इनिशियल वेलोसिटी में एक mv, बस a के लिए जो रहेगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द इनिशियल मोमेंटम। mv1 से वो ट्रेवल करेगा। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, a वेलोसिटी कुछ लूज करेगा जो कि b को वेलोसिटी देगा। यानी कि b अब रेस्ट पे नहीं रहेगा, b के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा। तो क्या वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं कि a और b जो है उसका मास सेम होगा। ठीक है, मास सेम होगा तो m v2 वेलोसिटी से कुछ a ऑब्जेक्ट जाएगा और m v2 वेलोसिटी से b भी जाएगा। ये b का कॉन्सेप्ट है, ये a का कॉन्सेप्ट है, दोनों इक्वल वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। अब क्या है, mv1 यहां से डायरेक्टली निकलता है, यहां पे दोनों को सम करेंगे तो हम लोग निकलेगा mv2, 2 टाइम्स ऑफ mv2। सिंपली मास टू मास कैंसिल होगा, वेलोसिटी जो हमारा आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ v। ठीक है, तो वेलोसिटी जो हमारा आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ v, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हमें चाहिए इसका रेशियो। ऑप्शन में हमें रेशियो चाहिए। शुरू में था सिस्टम का टोटल वेलोसिटी दैट इज v, बाद में हमारा जो वेलोसिटी आया है वो है 2 टाइम्स ऑफ v। v टू v कैंसिल होगा
हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। 1:2 क्या हमें ऑप्शन में एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, ऑप्शन ए इज 1:2। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। क्यों? हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी का रेशियो फ्रॉम फाइनल अपॉन इनिशियल। तो हमें इसका जरूर ध्यान रखना है, रेशियो हम निकाल लेते हैं लेकिन हमें ध्यान का रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल, यानी फाइनली हमारा 2 था, इनिशियली हमारा 1 था, यानी कि इसका रेशियो आएगा 2:1 ना कि 1:2। इस चीज को ध्यान रखना है हमें, ताकि हम कोई भी ऑप्शन में गलत नहीं पड़े। देखिए हमारा गलत ऑप्शन सबसे पहला था जो कि नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 2:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्यू। क्यू क्या है? क्यू एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कि एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन से बना है। हम स्टार्ट किए हैं एक्स से, एक्स में अल्फा एमिशन होके वाई बनाया है, वाई में एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एमिशन होके जेड बनाया है, जेड में बीटा माइनस का ट्रांसफर होके पी बनाया है और पी में इलेक्ट्रॉन माइनस का ट्रांसफर होके क्यू बनाया है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इज पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें बस जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्यू निकल रहा है उसका हमें मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बताना है। तो इस ये क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में दिया है हम उसी सीक्वेंस में इसे सॉल्व करते हैं। क्या? सबसे पहले हमारा दिया हुआ है एक्स, एक्स में है 290 और 82। ठीक है, इसमें हमारा अल्फा एमिशन हो रहा है। अल्फा एमिशन होता है तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर से 2 माइनस और मास नंबर से 4 माइनस। ठीक, क्या? जब भी अल्फा एमिशन होगा तो हमारा एटॉमिक नंबर से 2 माइनस और मास नंबर से 4 का माइनस होगा। 290 था तो यहाँ से y जो प्रोडक्ट बना है 290 के जगह उसमें 286 होगा, 82 के जगह पे अब यहाँ पे 80 रिमेन रहेगा। y से एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ है जो कि z बनाया है। अब पॉजिट्रॉन के रिलीज होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, हमारा मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ता है? हमारा एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक से एटॉमिक नंबर का डाउन हो जाता है। तो जो 80 था अब वो 79 रिमेन रहा है और मास नंबर एज इट इज 286 स्टिल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक बीटा माइनस का इमिशन हुआ है जहां से एक प्रोडक्ट पी बना है। अब बीटा माइनस के इमिशन से क्या होता है? फिर से वही चीज, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो एटॉमिक नंबर में है उसमें एक का गेन होता है, एक एटॉमिक नंबर का गेन होता है। तो जो 79 था वो वापस से 80 हो जाएगा और जो मास नंबर था वो तो 286 एज इट इज स्टिल रिमेन करेगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन और हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइनस का, तो इससे जो प्रोडक्ट बना है उसको हम बोल रहे हैं क्यू। अब क्यू में क्या होगा? जब भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का इमिशन होता है तो जैसे 80 था जो मास, जो एटॉमिक नंबर हमारा था उसमें एक का गेन हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का लॉस होता है तो वहां पे मास का लॉस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का लॉस होता है तो वहां पे मास का एक का गेन होता है। नेगेटिव पॉजिटिव इस पे हमें ध्यान रखना है। तो जो 80 था अब वो 81 हो जाएगा और मास नंबर तो एज इट इज 286 रहेगा। यानी कि सिर्फ अल्फा में मास का डिस्टर्बेंस होगा, बाकी सब में मास कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम ऑप्शन ढूंढते हैं। कहीं एक ऑप्शन है जो 286 मास नंबर शो कर रहा हो और 81 एटॉमिक नंबर शो कर रहा हो। तो हमारा एक ऑप्शन है फोर्थ नंबर जो 286 और 81 को शो कर रहा है, यानी हमारा आंसर इसके लिए होगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। अगर एंजॉय कर रहे होंगे तो प्लीज इस सेशन को लाइक करिएगा आप लोग और लीव अ हार्ट इन अ कमेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन। अब क्या है? एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं वो कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में, मतलब सर्कुलर पाथ में अपना एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रहा है। हमसे यहाँ क्या पूछा है? हमसे यहाँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में पूछा है। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वही वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है? सर दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें अगर डायरेक्शन का चेंज होगा तो उसका हम एक चेंज मानते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड का भी चेंज होगा तो उसको भी हम चेंज बोलेंगे या फिर वेरिंग बोलेंगे। अगर डायरेक्शन का चेंज होता है तो उसको भी हम वेरिंग बोलेंगे।
क्योंकि ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन इसका हर मोमेंट पे कॉन्स्टेंटली ऐसा कुछ चेंज होता दिखेगा डायरेक्शन हमें। तो अगर डायरेक्शन का इसमें हमें चेंज दिख रहा है तो यानी कि इसमें वेलोसिटी भी वेरिंग है, एक्सेलरेशन भी वेरिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन हमेशा चेंज होता दिख रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें हम ऑप्शन 4 की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा एक करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन है। क्या है? एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, द टर्न रेशियो इज NP अपॉन NS, यानी कि दिया हुआ है हमारा NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये NP और NS क्या है? NP होता है प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, S होता है सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हमें एक बात पता चलती है कि नंबर ऑफ टर्न्स, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे कुछ भी हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। V what is? V is the voltage. Voltage Vs is voltage of secondary, Vp is voltage of primary. तो नंबर ऑफ टर्न्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा NP बाई NS जो 1/2 दिया हुआ है, क्या उसका अपोजिट ही हमारा Vs बाई Vp का रेशियो होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। तो Vs बाई Vp का रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्टली अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमें क्या दिखेगा? NP अपॉन NS है, NS के इनवर्सली में Vs ऊपर एंड Vp नीचे, यानी कि जो इसका था Vs बाई Vp का भी रेशियो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर Vp अपॉन Vs हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 2/1। सिंपल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है और कुछ नहीं है। इनवर्सली में क्या होता है? कुछ नहीं, अपोजिट हो जाता है। तो लेकिन सर इसका तो दिया हुआ क्वेश्चन 1/2, फिर आपका आंसर भी 1/2 क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में NP अपॉन NS है, यानी कि प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी है। वही जो रेशियो हमसे पूछा गया आंसर में वो है सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, यानी कि ये मतलब शुरू से ही बाय डिफॉल्ट ये उल्टा पूछ रहा है। तो जो उल्टा पूछ रहा है तो उसका जो आंसर आएगा वो भी हम उल्टा ही देंगे, क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। तो हमारा जो उल्टा आंसर आना चाहिए था वो उल्टा से उल्टा होकर सीधा हो गया, तो 1/2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेंटुरी मीटर, वेंटुरी मीटर वर्क्स ऑन, इस पे हमें पूछ रहा है प्रिंसिपल कि वेंटुरी मीटर जो हम लोग देखे हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले हम इसमें देखो, अगर कोई क्वेश्चन का डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं आता है तो उसमें एक अप्रोच करने का एक तरीका होता है एलिमिनेट करना। किसको एलिमिनेट करना है? हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जैसे फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड एक्सिस, ये कौन सा है? ये सर रोटेशन का है। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एक्सिस, ये भी रोटेशन का थ्योरी है। तो वेंटुरी मीटर बेसिकली हमारा बर्नौली पे काम करता है। बर्नौली साहब बहुत अच्छा थ्योरी दिए हैं, उसमें एक वेंटुरी मीटर भी है जो कि बर्नौली के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो इसका आंसर वेंटुरी मीटर वर्क्स ऑन बर्नौली, सिंपल बर्नौली प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। एरर इन मेजरमेंट विच अराइजेज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। क्या है? कोई भी एरर जो कि अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस के कारण आता है। सिंपली है अनप्रेडिक्टेबल, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस के कारण आ रहा है, उस टाइप के एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो भी एरर जो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन के कारण आता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर्स। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन डी, दैट इज रैंडम एरर्स। ठीक है, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आते हैं हमारे 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है जिसमें कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस। ठीक है, ए पार्टिकल हम मान लेते हैं जो कि मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस। तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका जो है वो देखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT के थ्योरी पोर्शन से निकाला हुआ है। थ्योरी पोर्शन मतलब आपको इसमें लाइन बाय लाइन ये NCERT में लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है
कि कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का जो कि मूव कर रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो डायरेक्टेड कहाँ रहेगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो हमेशा डायरेक्टेड रहेगा। ये है आपका 8 नंबर क्वेश्चन जिसको हम डील करें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी देखो थ्योरी से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं झारखंड कंबाइंड में। अगर आप देखें अपना पेपर तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको थ्योरी डायरेक्टली थ्योरी से मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी का लाइन से उठाए रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, मे भी हो सकता है ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको अपने पेपर में जो कि होने वाला है उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। क्या है? नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। हम लोग क्या जानते हैं? नेट फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट डी ए। बी डॉट डी ए हमारा नेट फ्लक्स। तो हमें क्या बोला है? नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स यानी कि इसमें क्या होगा? कोई भी एक क्लोज सरफेस मान लीजिए हम लेते हैं, ये क्लोज सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस में जो हम लोग ले रहे हैं, एक मान लीजिए क्लोज सरफेस है, ठीक। क्या है हमारा फॉर्मूला? है बी डॉट डी ए। ये हमारा है। कोई भी क्लोज सरफेस में अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जितना भी लाइंस इंटर करता है उतना सेम अमाउंट ऑफ लाइन एग्जिट करता है। ये कहां आपको देखने को मिलेगा? जहां पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कि कोई भी क्लोज सरफेस में जितना फील्ड लाइन नंबर ऑफ लाइन एंटर करता है उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन एग्जिट करता है। तो जब टोटल नंबर ऑफ लाइन इंटरिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन एग्जिट कर रहा है तो वहां का फ्लक्स क्या होगा? जीरो। सिंपल। क्या? जितना लाइन हमारा इंटर कर रहा है उतना सेम नंबर ऑफ लाइन एग्जिट भी मार रहा है। तो वहां हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं, दैट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनी क्लोज सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस इज जीरो ऑलवेज। ये याद रखना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इस बार भी रिपीट हो सकता है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्राफ एसोसिएटेड विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के भी पोर्शन में दिख सकता है और फिजिक्स के भी पोर्शन में दिख सकता है। क्यों? क्योंकि हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ और उसका मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए वो हम केमिस्ट्री में भी डील करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी डील करते हैं। तो हम जहां तक हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या है? पी है हमारा मोमेंटम। लैम्डा क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा लैम्डा है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें ये पता चल रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है किससे? एसोसिएटेड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल से। तो जब भी हमारा एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अगर हमसे रिश्ता पूछा जाए तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि इधर साइड वाई एक्सिस पर अगर लैम्डा है, इधर साइड अगर पी है, पी इज व्हाट? पी इज द एसोसिएटेड मोमेंटम। तो जब भी एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारे पास कोई भी सिचुएशन आता है या फिर केस आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? ग्राफ को एक कुछ ऐसा शेप देते हैं। तो ये है हमारा आंसर इसके लिए रहेगा। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं उसमें से आपको अगर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखता है कोई ग्राफ का तो यही है आपका आंसर। और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है केमिस्ट्री के पोर्शन से भी और फिजिक्स के भी पोर्शन से, तो आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा ही ग्राफ बनता है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा दिखे तो जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको एंगल दिख रहा है, सिचुएशन बन रहा है, तो उसमें आप ये ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हमारे से पूछा गया है
कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है या फिर क्या फर्क पड़ना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ना चाहिए इस केस में, हमारे पास दो चीज दिया है ऑप्शन में, एक है कंडक्टर का, एक है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, पहला है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होने से क्या दोनों इंक्रीज करता है? नहीं। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पहला केस रहेगा कंडक्टर का। देखना प्रैक्टिकली मैं इसको आप लोग को फील करने के लिए बताता हूं कि जब भी वायर गर्म होता है, वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत देर तक वायर को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वायर का टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसीलिए गर्म वायर हम लोग को उतना एफिशिएंटली करंट या पावर सप्लाई नहीं कर पाता है जितना कि एक ठंडा वायर सप्लाई कर पाता है। इसीलिए कंडक्टर के लिए जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टर के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, एक ही ऑप्शन है, इंक्रीज फॉर कंडक्टर। तो इसका बेस्ट आंसर है हमारे लिए सी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या हमारे इसमें जरूरत पड़ा सेमीकंडक्टर के लिए निकालने के लिए? जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो एक ऑप्शन है। सिमिलरली अगर सेमीकंडक्टर का केस रहेगा, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का डिक्रीज होता है। ये बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। ये हमारा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ये हमारा एक केस बनता है काइनेमेटिक्स में, जो कि एक केस रहता है कि कभी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मान लो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी रहेगा जो कि ऊपर से गिर रहा है, तो शुरू के फर्स्ट हाफ में कुछ एक्स डिस्टेंस आएगा, फर्स्ट सेकंड में कुछ एक्स डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, इसको हम बाद में प्लॉट करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखते हैं कि क्या होगा। इसका अप्रोच ऐसा रहेगा कि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट का, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो वहां पे u इज इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज 0। तो यानी कि ये जो सिनेरियो है हमारा वो तो 0 बच जाएगा, यानी बचता क्या है, S इज इक्वल्स टू हाफ का ए टी का स्क्वायर। ठीक है, S इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर हमारा बचता है। अगर मान लो हम ये फर्स्ट सेकंड के लिए निकालें तो हाफ ए एज इट इज रखना है, ए क्या होता है 10, लो आपकी खुशी के लिए ए की जगह 10 लिखते हैं। टी 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये क्या आया। अगर हमें देखो, अगर हमसे एग्जामिनर रेशियो में पूछता है तो वहां पे हम ए का वैल्यू नहीं डालेंगे, लेकिन एग्जामिनर अगर हमसे स्पेसिफिकली अगर पूछे कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो रेशियो लो या न्यूमेरिकल वैल्यू लो, दोनों बराबर आता है। इसीलिए हम इसको ए ही कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ए आएगा, सॉरी 2 तो है ही, ए बाई 2 हमारा फर्स्ट सेकंड के लिए आया। सिमिलरली अगर हम सेकंड टाइम के लिए देखते हैं तो वहां पे भी एस होगा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए रहेगा, टी टू का स्क्वायर दैट इज 4, 4 का 2 से होगा कि 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्या ये सिर्फ सेकंड के लिए है? नहीं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी 2 सेकंड में शुरू का पॉइंट से नीचे का पॉइंट पे आया है। यानी कि इसमें जो 2a स्क्वायर हमारा 2a जो आया है हमारा, सॉरी 2a जो आया है उसमें हमको फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना होगा। फर्स्ट सेकंड में आया है a बाई 2,
यानी ये बेसिकली 3a/2 हमारा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड सेकंड के लिए। सिमिलरली एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, हाफ हाफ है, ए है, 3 का स्क्वायर 9 है, यहाँ से आ जाएगा 9/2। क्या ये सिर्फ थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है? नहीं सर, ये टोटल 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या इसमें से हम लोग को शुरू का 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना होगा? हाँ सर, बिल्कुल करना होगा इसमें से। तो हम शुरू का 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस करेंगे। शुरू का 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है 2a, ठीक है। तो 9/2a में माइनस करेंगे 2a। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 2 4, 9 - 4 दैट इज 5a/4, सॉरी 5a/2। तो हमारा कुछ ऐसा सीक्वेंस दिख रहा है, शुरू में आया a/2, दूसरे में आया 3a/2, तीसरे में आया 5a/2, a/2 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 कांस्टेंट है। यानी कि जो हमारा रेशियो दिखेगा वो दिखेगा 1:3:5:7। जो भी है ऑड नंबर का रिलेशनशिप हमको इसमें दिखता है, ठीक है। तो अगर इसका कोई पूछे हमारे से आंसर, तो फर्स्ट का तो x ही रहेगा, सेकंड में हमारा वही डिस्प्लेसमेंट 3 टाइम्स ऑफ x रहेगा, थर्ड में हमारा वो डिस्प्लेसमेंट 5 टाइम्स ऑफ x रहेगा, फोर्थ में हमारा वही डिस्प्लेसमेंट 7 टाइम्स ऑफ x रहेगा। यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड के लिए, वो ऑड नंबर के सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? डायमेंशन एक दिया हुआ है हमारे सामने, जो कि पूछा है बिलोंग्स टू। तो ये डायमेंशन हमसे पूछा गया है। हमें डायमेंशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं? कोई भी एक डायमेंशन आपको दिया रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा कि आपको चूज करना है कि कौन से डायमेंशन, ये किसका डायमेंशन, ये किससे बिलोंग करता है। तो ये डायरेक्टली हमको पता है कि ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है, या इट इज म्यू। अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है हेनरी पर मीटर, ठीक। हेनरी पर मीटर। हेनरी किसका है? सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। मीटर, मीटर तो मीटर होता है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि मीटर का फॉर्मूला है, क्या है? mLt⁻², a⁻²। ये हमारा डिनोट करता है क्या? म्यू, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये देखो, अगर हमसे बोला जाए, अगर इसी क्वेश्चन में mLt⁻², a⁻², अगर यहाँ सिर्फ L के ऊपर 2 रहता तो ये आंसर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता। इसी लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमारे पास दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमारा जो बेस्ट आंसर है वह मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। देखो 14th नंबर क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक ग्राफ दिया रहेगा, P और V के बीच का ग्राफ रहेगा, उसमें 4 लाइन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। हमसे क्या पूछा है? प्रोसेस। मतलब ये जो ग्राफ है जिसमें 1 2 3 4 4 लाइन डिनोट कर रहे हैं, वो चारों लाइन कौन से प्रोसेस को डिनोटेड है, कौन से प्रोसेस को डिनोटेड है, ठीक है। देखो ये वाले लाइन पे आते हैं, ये है वॉल्यूम का लाइन, ये है हमारा प्रेशर का लाइन, ठीक है। सबसे पहले में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या है? वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। सिंपल, आइसोकोरिक प्रोसेस फर्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर में अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है। जिस सिचुएशन में, जिस सिस्टम में प्रेशर का कांस्टेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस।
यानी कि फर्स्ट हमारा आइसोकोरिक है, फोर्थ हमारा आइसोबैरिक है। यहां तक सब कर लेते हैं। मेन दिक्कत हमारा आता है इन दोनों में, दोनों बीच के प्रोसेस है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेस क्या है? आइसोकोरिक तो इजिली पता चलता है, आइसोबैरिक इजिली पता चलता है। बच जाते हैं एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। ये इसलिए बच जाते हैं, इसलिए टफ होते हैं बनाना, क्योंकि इसमें कुछ जो पीवी ग्राफ है इसमें हमें कुछ कांस्टेंट दिखता नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल में एक टेम्परेचर का कांस्टेंट है जो कि इस ग्राफ में डिनोट नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, जिसका स्लोप ज्यादा, सेकेंड और थर्ड जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस में जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा, जो इसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगा। अब देखो, जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक ज्यादा, मतलब वो एडियाबैटिक होगा। इसमें हम एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या डाल सकते हैं, देखो इमेजिन करो खुद को कि तुम सेकेंड और थर्ड लाइन पे हो और तुम उस लाइन से तुमको ऊपर चढ़ना है, इस डायरेक्शन में तुमको ऊपर चढ़ना है। जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि अपने आप को इमेजिन आप कर रहे हो कि आप सेकेंड और थर्ड लाइन पे हो और आपको उससे ऊपर चढ़ना है, आपको इमेजिन करना है कि किस पाथ को फॉलो करने में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है। जैसे एक सेकेंड है और एक थर्ड है, सेकेंड में थोड़ा सा स्लोप ज्यादा स्टीप है, ज्यादा तीखा है, तो आपको सेकेंड में ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जिसमें दिक्कत ज्यादा होगा, जिसमें कष्ट ज्यादा होगा, वो एडियाबेटिक होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। यानी कि हमारा सेकेंड प्रोसेस होगा एडियाबैटिक, और जिसमें कष्ट कम होगा वो हमारा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको और मिलते रहेंगे, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहो, आगे चलते रहो। हमें 14 क्वेश्चन अभी तक हम लोग डील कर चुके हैं, आगे भी इसी तरह से हम क्वेश्चन और आगे की डील करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15th नंबर क्वेश्चन के। 15th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो देखो, जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, हमें उसमें बस ध्यान रखना है कि जो भी एंगल है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो एंगल होता है 90 डिग्री। ये भी एक क्या है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि कहाँ से आया है, NCERT के लाइन से उठाया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को झारखंड कंबाइंड में मे बी प्रीवियस ईयर या तो अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर दिख सकता है। तो इस पे आप लोग, इस क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करना, क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर है सी और दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? इफ अ सॉलिड बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड। क्या है, एक सॉलिड बबल एक्सपैंड कर रहा है, तो व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड? तो जब भी एक्सपैंड करने का मतलब है, एक्सपैंड करने का मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा होगा। एक्सपेंशन का यही मतलब होता है कोई भी बबल के लिए। मान लो ये एक बबल है, ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करके इतना बड़ा होगा, तो इसका रेडियस कुछ r था, ये r2 r1 है, तो r2 ऑब्वियसली बड़ा होगा r1 से। यानी कि एक्सपेंशन का मतलब है कि हमारा रेडियस का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जहां भी हमारा रेडियस का इंक्रीमेंट होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला हमारा P इनसाइड का, जो चेंज इन प्रेशर इनसाइड का होता है, T/R। ठीक, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी चेंज इन प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। यानी कि जब भी रेडियस बढ़ेगा तो प्रेशर इनसाइड घटेगा। तो जब रेडियस हमारा क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर इनसाइड हमारा डिक्रीज करेगा। व्हाट? कि प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। ये हमारा बेस्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। अब देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, देखो सबसे पहली बात याद रखो कि टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट या दैट इज SI यूनिट टेम्परेचर के लिए
जो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं वो होता है केल्विन, ना ही डिग्री सेंटीग्रेड ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का स्केल होता है वो होता है केल्विन। तो जब भी पूछे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये क्या है, ये तो मिलता जुलता ही ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्यूट हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन, इसीलिए हमारा वो होता है आंसर इसका 0 केल्विन। हमारा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 0 केल्विन। ठीक है, इसी के साथ हम लोग और आगे अपना बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि हमारा फोर्स दिया हुआ है 3 आई कैप, और इसको हम जूम आउट करते हैं, जूम इन। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमारा फोर्स दिया है 3 आई कैप और रेडियस दिया हुआ है 2 जे कैप। हमें बोला है फाइंड द टॉर्क। सबसे पहली बात याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या ध्यान याद रखना है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, ना कि एफ वेक्टर क्रॉस आर है। याद रखना है इस चीज को, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस को बदलते हैं, आर पहले लिखने के बजाय अगर आप एफ पहले लिखते हैं, तो आपका टॉर्क गलत आंसर दे सकता है, देगा ही देगा, गलत आंसर दे सकता है नहीं, वो देगा ही गलत आंसर। तो हमारा टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर हमारा दिया हुआ है 2 का जे कैप, ठीक है, और हमारा फोर्स दिया हुआ है 3 का आई कैप। ठीक, हम एक टेबल बनाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप से फिर से आई कैप। ये हमारा डिसाइड करेगा कि क्या साइन होगा इस क्वेश्चन के लिए। टॉर्क है हमारा आर क्रॉस एफ, यानी कि जे का क्रॉस करवा रहे हैं आई से, यानी कि इस टेबल के अलोंग नहीं, हम इसके अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो होगा माइनस का के में। हाँ सर बिल्कुल, यानी कि 3 इंटू 2 दैट इज 6 टाइम्स ऑफ के कैप माइनस का। ठीक है, हमारा इसका आंसर होगा 6 टाइम्स ऑफ के कैप माइनस का। माइनस कैसे आया आपको पता चला? आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप, ये एक सर्कल बनता है। ठीक है, अगर अलोंग द सर्कल हम चल रहे हैं तो हमारा साइन पॉजिटिव आएगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी कि अगेंस्ट द सर्कल चल रहे हैं, तो हमारा साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जे को आई से क्रॉस किए हैं, यानी कि जे कैप आई कैप से क्रॉस करवाएं। क्या हम सर इस राउंड के अगेंस्ट में गए हैं सर, तो हमारा साइन क्या होगा? नेगेटिव। और ये सर्कल हमें ये भी बताता है कि जब 2 का क्रॉस करेंगे तो तीसरा क्या निकलेगा, यानी कि माइनस का के कैप इसका आंसर होगा, दैट इज माइनस का 6 के कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या बोल रहा है? ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर टी फॉर कॉपर। कॉपर के लिए, अब देखो क्यों यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे तो उसमें आपको एक थ्योरेटिकल चीज दिया होगा, वो चीज दिया हुआ है ग्राफ फॉर कॉपर। ठीक है, कॉपर के लिए ग्राफ दिया हुआ है, जो कि ग्राफ कुछ ऐसा गया हुआ है। ये है प्रेशर, सॉरी ये है प्रेशर, इधर से आपका प्रेशर, इधर टेम्परेचर। ये ग्राफ आपका एनसीईआरटी का दिया हुआ ग्राफ है, तो ये आप लर्न करना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सर एनसीईआरटी बुक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन से उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ v वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 20। आपको इसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लेना कि जो इसका वेलोसिटी फाइनल होगा, वेलोसिटी फाइनल है वो 80 मीटर पर सेकेंड का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर फ्रॉम विच अ बॉल इज थ्रोन, यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि एक टावर है, ठीक, ये एक टावर है जिससे कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड एक बॉल को थ्रो किया गया है। ठीक,
और इसको जब थ्रो किया गया था तो वी इनिशियल हमारा था 20 मीटर पर सेकेंड, और जब वो फाइनली लैंड किया है तो उसका वी फाइनल है जो लैंडिंग पॉइंट पे होगा, ना कि लैंड करने के बाद। अगर बॉल लैंड कर जाता है तो वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, उस टाइम उसका वेलोसिटी 0 होता है। लैंडिंग करने के जस्ट पहले हमारे पास वेलोसिटी होता है, वो है 80 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या बताना है? हमें बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या होगा इसका? बेसिकली आप लोग सोच के देखो, हाइट होगा जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम न्यूटन के तीसरे लॉ के पास जाते हैं, बोलते हैं न्यूटन भैया हमें बताइए। वो बोलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन का तीसरा लॉ का कहना है। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंके हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉल के अगेंस्ट में काम करेगा। तो जब भी कोई भी डायरेक्शन अगर अपोजिट आता है दो क्वांटिटी के बीच में, उसको फिजिक्स में हम माइनस साइन से रेगुलेट करते हैं। फिजिक्स के में अब जितना भी फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता है वो डायरेक्शन को दिखाता है, ना कि फिजिकल एंटिटी को। वो बस डायरेक्शन शो करता है। तो जब दो चीज अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनके बीच में जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। यानी यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as। ठीक है, v का स्क्वायर, v होता है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, u 20, 20 का स्क्वायर माइनस का 2, a हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 10, और s क्या है? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं 80 का स्क्वायर दैट इज 8 या 64, 6400 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर दैट इज 400, है ना, माइनस का 2a इंटू हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इज इक्वल टू 6400 माइनस ये क्वांटिटी इधर आएगा तो साइन चेंज होकर माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच। होगा? बिल्कुल होगा। ये माइनस होके हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 10 इंटू एच। होगा? ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा। इसमें से हम देखेंगे, इससे ये कटेगा, 2 से ये कुछ 300 टाइम्स में कटेगा, दैट इज हाइट ऑफ द टावर हमारा आएगा 300। क्या साइन का जरूरत है? साइन यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइन क्या हाइट ऑफ टावर माइनस वो क्या वो जमीन के अंदर चल जाएगा? नहीं, हाइट ऑफ द टावर से हमें बस मतलब है जो कि आएगा 300 मीटर का। 300 मीटर हमारा हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यानी किसका आंसर होगा 300 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 21। द ब्रिस्टर्स एंगल, ब्रिस्टर्स एंगल, सॉरी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, ब्रिस्टर एंगल में आईपी होता है, आई सॉरी आईपी, आई बी इज द ब्रिस्टर्स एंगल फॉर एन इंटरफेरेंस शुड बी। देखो, कोई भी इंटरफेरेंस के लिए ब्रिस्टर्स एंगल का जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा आई। इसका जो रेंज होता है 10 थीटा मैक्सिमम कब होता है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा थीटा, 90 डिग्री से कम होगा। 45 डिग्री पे 1 होगा, यहाँ से 90 डिग्री। ये हमारा एंगल आता है ब्रिविस्टर्स एंगल के लिए। ये हमारा सीक्वेंस दिया था जिसमें कि म्यू इज इक्वल टू 10 थीटा इंटू आई। ये हमारा सिंपल हमारे दिया रहता है, हमारे थियोरेटिकल पोर्शन में हम इसको देखते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है ब्रिविस्टर्स एंगल्स के लिए? ब्रिविस्टर एंगल हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर होगा हमारे पास जो है, थोड़ा सा आंसर को आप चेंज करना, ये 0 डिग्री नहीं है, ये है 45 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री, ए ऑप्शन। 45 डिग्री से थोड़ा सा 45 डिग्री से बड़ा ब्रिविस्टर्स एंगल और 90 डिग्री, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है। इसका आंसर मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो होगा 45 डिग्री। ये हमारा सिंपली इस क्वेश्चन को डिनोट करता है। ठीक है,
क्या होगा इसका आंसर? 45 डिग्री से थीटा 90 डिग्री। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसके कारण आंसर नीचे दिख रहा है। आप इसको सही कर लेना। 21 क्वेश्चन का ये हुआ आंसर आपका। ठीक है, आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या होता है? कोई एक ऐसा गेट, लॉजिक गेट, जिससे कि हम और भी डिफरेंट लॉजिक गेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या तो बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। हमारे सिलेबस के अंदर में दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है नैंड गेट, NAND, और दूसरा नॉर गेट। यही दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है जो एग्जिस्ट करता है। तो दो लॉजिक गेट एग्जिस्ट करता है, हमें ऑप्शन अब चुनना है इतने ऑप्शन में से। क्या नॉर गेट, और गेट? ऑप्शन नहीं, एंड नहीं, नॉट नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया है, दैट इज नैंड गेट, यानी कि इसका डी होगा आंसर। दो ही यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, आप लोग हमेशा याद रखना, एक तो नैंड है और एक है नॉर गेट। तो अगर ये दोनों में से कोई आपको ऑप्शन में दिखता है तो आंख बंद करके इसको टिक मार दीजिए, यही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एन NPN ट्रांजिस्टर द मैक्सिमम करंट पासिस थ्रू। ये भी आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको लर्न करना है। लर्न करने से क्या होगा सर? ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में दिखेंगे आपको। वीडियो के साथ बने रहो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में दिख सकते हैं आपको वो मैं बताता जाऊंगा। तो सिंपली आप अपने दिमाग में फिट करके रखना कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखा था, ऐसा ऐसा आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो उसी में से क्वेश्चन है कि एक एनपीएन ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम करंट पास किससे करता है? तो मैक्सिमम करंट हमेशा एमीटर से पास करता है। ठीक है, एमीटर से मैक्सिमम करंट पास करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि आफ्टर 2 आवर्स 1/16 ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप रिमेन अनडिकेड। यानी कि डीके हो चुका है 15/16 पोर्शन ऑफ इनिशियल, जो भी होगा, बचा कितना है? 1/16। ठीक है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप? ठीक है, कितना टाइम दिया है हमें? 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स हमें टाइम दिया है। 2 आवर्स का मतलब है हमारे पास 120 मिनट्स है। ये कैसे हुआ? 1 घंटा में 7 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। 120 मिनट हमारे पास है, 120 मिनट है। और कैसे? कोई भी आइसोटोप का रेडियो एक्टिव जो डीके होता है वो होता है, पहले वो एक्स होता है, एक्स से x/2 पे आता है, इसमें 1 हाफ लाइफ लगता है। यहां से आपको फिर x/4 पे जाता है, इसमें एक और हाफ लाइफ लगता है। x/4 से x/8 की तरफ जाता है, इसमें 1 हाफ लाइफ और लगता है। x/8 से x/16 पे जाता है, जिसमें एक और हाफ लाइफ लगता है। यानी कि ये जो डीके हुआ होगा इसमें टोटल 1 2 3 4 4 हाफ लाइफ लगे होंगे। 4 हाफ लगे होंगे, इसका मतलब है कि जो हमारे पास टोटल टाइम है 120 मिनट, ये जो टोटल प्रोसेस है इसको होने में लगा है 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स डिवाइडेड बाय 4 हाफ लाइफ, क्योंकि 4 हाफ लाइफ ये प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगेगा। 4 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 30 मिनट्स, 4 के टेबल में 120 30 टाइम्स में आता है। यानी अगर हमारे पास ऑप्शन देखते हैं 60 मिनट्स नहीं है, 30 मिनट्स। इसका आंसर होगा बी, दैट इज 30 मिनट। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के अलॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन कौन सा रेस से हो सकता है? सिंपल सा बात अपने कान में डाल लीजिए कि कोई भी पार्टिकल जो कि चार्ज रहेगा सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो हमें क्या देखना है? कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। कोई भी चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हमारा
ऑप्शन में बस हमें एक चार्ज पार्टिकल को ढूंढना है। हमारा चार्ज पार्टिकल एक ही है, दैट इज कैथोड रे। तो इसका ऑप्शन होगा सी। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स, जैसे अगर मान लो अगर आपके ऑप्शन में अल्फा पार्टिकल होता तो अल्फा पार्टिकल आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं, अल्फा पार्टिकल भी आंसर होता, लेकिन क्योंकि इसको मल्टीपल चॉइस नहीं, एक ही ऑप्शन सही करवाना था, इसलिए वो अल्फा पार्टिकल को इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 26। 26 का क्वेश्चन है, इंफ्रारेड रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय, इंफ्रारेड डिस्कवर्ड इंफ्रारेड रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1800। देखो, क्या ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, आ सकता है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ इंक्लूड करके रखा है ताकि आप लोग को एक आइडिया रहे कि साइंटिस्ट का भी नाम पूछा जा सकता है। जब भी साइंटिस्ट का नाम पूछेगा, एक गिने चुने साइंटिस्ट का नाम पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ये एक अलग से क्वेश्चन है, अगर आपको मन है तो इसको आप याद रख सकते हो। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, वो है विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल लिखे हैं। स्पेलिंग में अगर आपका कंफ्यूजन है तो मैं स्पेलिंग प्रोनाउंस कर देता हूँ, दैट इज विलियम WILLIAM एंड हर्शेल दैट इज HERSCHEL। विलियम हर्शेल इंफ्रारेड रेडिएशन को डिस्कवर किए थे इन 1800। ये आप थ्योरेटिकल है, आप याद कर लो। मे बी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, चांसेस कम है साइंटिस्ट के नाम पूछने पे, लेकिन अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है, दो सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेट having a time period of 32 and 256 days. If the radius of orbit of former is r, find the orbital radius of the latter. थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, that is the latter। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड 32 डेज का है, और एक सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड 256 डेज का है। और क्या दिया हुआ है, जो पहला वाला है जिसका 32 डेज का टाइम पीरियड है, उसका रेडियस है ऑर्बिटल रेडियस दैट इज आर। तो हमें निकालना है दूसरे वाले का ऑर्बिटल रेडियस, जो कि 256 डेज का टाइम पीरियड है, उसका हमें ऑर्बिटल रेडियस को निकालना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे एक घर में, जिस घर का नाम है केप्लस जी का घर। केप्लस जी के गेट पे जाएंगे, उनको बोलेंगे आप अपना फॉर्मूला बताइए, तो वो कुछ बताएंगे, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। केप्लस जी का क्या कहना है? केप्लस जी का कहना है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। टी दैट इज टाइम, आर दैट इज ऑर्बिटल रेडियस। एक के लिए टाइम है 32 दिन का, एक के लिए टाइम है पे, लेकिन अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज में है 32 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। एक केस होगा 256 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो हमें निकालना है कंपैरिजन टू आर का क्यूब। एक ये सिनेरियो है, एक ये सिनेरियो है। हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें कुछ दिखेगा 32 डिवाइडेड बाय 256 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 दैट इज आर का क्यूब अपॉन एक्स, जो हमें निकालना है इनका क्यूब। ठीक है, हम इसको अपने सहूलियत के लिए पहले से ही कट कर लेते हैं ताकि हमें स्क्वायर करने के टाइम पे दिक्कत ना हो। 32 डिवाइडेड बाय 256, ये आपको अप्रॉक्स में 1/8 में आपको ये कटेगा। इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, 1/8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आएगा 1/64 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन एक्स का क्यूब। अगर इधर क्यूब है, इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो वो क्यूब रूट बन जाएगा, यानी कि 1/64 टू द पावर 1/3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रेशियो ले चुके हैं, तो अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट को कट के वो इज इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाएगा आर अपॉन एक्स। ठीक, 1/364 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। यहां से हमारा x का वैल्यू, x इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ r। क्या निकला हमारा? इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सेकेंड सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड है 256 डेज, उसका रेडियस जो आएगा वो आएगा 4 टाइम्स ऑफ r। r क्या है? r ऑर्बिटल रेडियस है फर्स्ट सैटेलाइट का,
तो हमारा इससे मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के करीब में। वो क्या है, इफ अर्थ इज एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम सन, हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन एन ईयर। इसका क्या कहना है कि अभी जो ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा सन, मान लो इसके बीच में कुछ डिस्टेंस था r, तो अब जो हमारा अर्थ है और जो हमारा सन है, अब उसके बीच का डिफरेंस अगर r/2 हो जाता है तो पहले साल में कितना 365 दिन होता था, अब साल में कितना नंबर ऑफ डेज होगा। ठीक है, इसको अब कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, इसमें सिंपल सा हम किसको याद करेंगे, हम फिर से याद करेंगे किसको, अपने केपलर्स भैया को। केपलर्स का कहना है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आना कंफर्म है, एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में केपलर्स लॉ से दिखेगा ही, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ताकि आपको एक तो सिंपली जो ऊपर वाला था उसमें नंबर ऑफ सैटेलाइट के लिए नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए आता है, और एक नॉर्मली जो अर्थ और सन का केस देता है उस पर है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पहले था t1 टाइम लगता था, फिर t2 टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर में जाएगा। आर का क्यूब, आर का क्यूब पहले आर था, उसके बाद क्या हो गया r/2, इसका अगर क्यूब करेंगे तो r से r कटेगा, 2 जाएगा ऊपर। ठीक, तो t1/t2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का क्यूब, दैट इज 8। सिंपल, नो डाउट। ठीक है, t1 अपॉन t2, स्क्वायर इधर से जाएगा उधर में रूट हो जाएगा, रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, हमें t2 निकालना है। ठीक है, तो t2 को हम करेंगे ऊपर, 2√2 का करेंगे नीचे। ठीक है, t2 यहां से निकलेगा t1, अर्थ पे कितना टाइम होता है हम पहले लिख चुके हैं 365 डेज, यानी ये हमारा t1 है, 365 इंटू 1/2√2, इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारा वैल्यू आता है 128.99, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 129 डेज के। ये भी बहुत रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसका आंसर हमारे लिए क्या रहेगा 129 डेज, या तो 128 डेज, वो आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना। कभी भी ऑप्शन में 128 129 दोनों नहीं देगा, ऑप्शन बहुत फार देता है। फार का मतलब है बहुत दूर दूर पे क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन देता है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। झारखंड कंबाइंड का फिजिक्स का पेपर बहुत इजी रहता है, आप उसको टाइम लेके आराम से बनाओ, आपसे सॉल्व होता जाएगा, कोई दिक्कत आपको उसमें देखने को नहीं मिल सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइन वेदर और नॉट a given system A is in thermal equilibrium with another system B is called। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, थर्मल इक्विलिब्रियम है यानी कि टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी कि इसमें हमको कुछ नहीं देखना है, एक ऑप्शन दिख रहा है टेम्परेचर, यही इसमें फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिटरमाइन करता है थर्मल इक्विलिब्रियम को। थर्मल इक्विलिब्रियम सिंपली डिनोट करता है किसको, टेम्परेचर को। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होगा, ना आपको होना चाहिए, क्योंकि दिक्कत को दूर करने के लिए ही मैं बैठा हूँ। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द रेडियस मेजरमेंट, एरर इन रेडियस मेजरमेंट इज 1%, फाइंड द वॉल्यूम, एरर इन वॉल्यूम। देखो एरर का सवाल आपको कुछ ऐसा करना है कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज का फॉर्मूला में, जैसे आप नॉर्मली फॉर्मूला है तो आर का क्यूब आता है, आर का क्यूब तो आएगा ही ना, रेडियस का क्यूब करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। अगर कोई भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो उसी प्रकार से आप लोग कुछ ऐसा देखिए कि मान लो स्क्वायर कर लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। जब भी एरर निकालना हो आपको, तो एरर निकालने का सिंपल सा सिद्धांत हमारे लिए क्या है, एरर अगर निकालना है तो जो भी चीज स्क्वायर में आपको दिख रहा है उसको सामने में मल्टीप्लाई में लगा दीजिए। ठीक है, स्मॉल एरर्स के लिए। तो वॉल्यूम के लिए आर का क्यूब कर रहे हैं,
अगर एरर लिखना रहेगा वो 3 टाइम्स ऑफ आर का एरर हो जाएगा परसेंटेज वाइज। तो 3 टाइम्स ऑफ आर में परसेंटेज एरर कितना है 1% का 3 इंटू 1 दैट इज 3%। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3%। एरर का सवाल आए अगर उसमें स्क्वायर हो स्क्वायर रूट हो, कुछ नहीं, आपको जो भी पावर में है चाहे वो स्क्वायर रहे क्यूब रहे स्क्वायर रूट रहे क्यूब रूट रहे, उसको आपको सामने में मल्टीप्लाई में लगाना है और जितना एरर है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, आपको उसका आंसर सामने सामने दिख जाएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज 31। मायोपिया इज ड्यू टू। मायोपिया, देखो मायोपिया का केस हमारे में कब आता है? ऐसा हमारा कुछ आंख होता है, ठीक, हमारा आंख कुछ ऐसा होता है, सामने से आंख में ऐसे लेंस टाइप का कुछ निकला रहता है, कुछ नहीं लेंस ही रहता है। तो लाइट सो मान लो एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसे खड़ा, ठीक, लाइट रेज आते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को हम बड़ा कर लेते हैं, मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज आता है हमारे आंख से पास होकर यहाँ जाता है, और एक रेज कुछ ऐसा आता है जो हमारे आंख से कुछ ऐसा पास होता है। ठीक है, मायोपिया के केस में क्या होता है, हमारा हमारा आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है। आई बॉल का इलोंगेशन होने से क्या होता है, हमारा जो रेज यहाँ पे टकरा के कटने चाहिए थे वो रेज आंख में कुछ पहले ही जाके टकरा जाते हैं, इसके कारण से हमारे साइट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो हमारा मायोपिया का केस सिंपल क्या है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल के कारण हमें मायोपिया हो जाता है, यानी कि आई हमारा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस फिगर से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच कलर सफर्स मोर डेविएशन इन प्रिज्म। क्या है, कौन सा कलर है जो हमारे प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन को शो करेगा। ठीक, ये है हमारा प्रिज्म, मैक्सिमम कौन सा डेविएशन इसमें हमें शो करने को दिख सकता है। प्रिज्म में डेविएशन शो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले तो याद होना चाहिए विबग्योर पैटर्न कैसा होता है, VIBGYOR। ये है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको क्या याद रखना है कि जो इस साइड में अगर बढ़ते हैं हम तो हमारा फ्रीक्वेंसी का इंक्रीमेंट होता है, और अगर हम अलोंग द राइट साइड जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ का इंक्रीमेंट होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा उसके केस में क्या होता है, डिफ्लेक्शन यानी डेविएशन प्रिज्म में उसका ज्यादा होता है, यानी कि डेविएशन प्रिज्म में वही ज्यादा दिखाएगा जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग इस साइड लेफ्ट साइड हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। हम अब बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। क्या वायलेट ऑप्शन में है? नहीं है। क्या इंडिगो ऑप्शन में है? नहीं है। ब्लू, ये है हमारा ऑप्शन, यानी कि डेविएशन सबसे ज्यादा ब्लू शो करेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों ब्लू शो करेगा? क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 के पास। क्या है, द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सिलरेटेड विथ सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ द टू बी इन द रेशियो। ठीक है, क्या है, एक है प्रोटॉन एक है अल्फा पार्टिकल, दोनों को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किए हैं, तो हमें वेवलेंथ का रेशियो बताना है एसोसिएटेड, मतलब वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ पी बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, हमें रेशियो बताना है कि कितना हो सकता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि वेवलेंथ जो लैम्डा होता है वो h अपॉन रूट अंडर 2m a इंटू वी, ये हमारा 2m q इंटू वी, सॉरी q, इसको हम कैसे लिख लेते हैं 2m q इंटू वी। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये तो एक कांस्टेंट है। v ऑलरेडी दिया हुआ है सेम पोटेंशियल डिफरेंस v, यानी कि v भी एक कांस्टेंट है। अब आते हैं q पे। चार्ज की बात हमें यहाँ पे दी हुई है, कहाँ दी हुई है, डायरेक्टली लिखा है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ आर चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि दे डू कैरी q।
ठीक है, और m, यानी कि लैम्डा जो हमारा है वो प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली टू, प्रोपोर्शनैलिटी होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास और चार्ज का प्रोडक्ट का रूट अंडर। ठीक है, अब देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर लैम्डा ऑफ p लिख रहे हैं तो हमें मटेरियल ऊपर लैम्डा ऑफ x का लिखना होगा, यानी कि m ऑफ अल्फा पार्टिकल q ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रूट अंडर m ऑफ प्रोटॉन q ऑफ प्रोटॉन। ये हम निकालेंगे, ये हमें आंसर में पूछा है। ठीक, m ऑफ अल्फा पार्टिकल m हो जाता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, q होता है 2 टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाय, ये तो रूट अंडर में रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन में होता है और q प्रोटॉन में q ही रहता है, q कैंसिल आउट करता है, मास ऑफ प्रोटॉन को कैंसिल आउट करते हैं, ये सिंपली आता है रूट अंडर 8/1। रूट अंडर 8/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2:1। क्या ऐसा हमारा कुछ ऑप्शन है? जी बिल्कुल है, 2√1। ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुमको केमिस्ट्री में भी दिख सकता है, फिजिक्स में भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से ये, तो ये क्वेश्चन आने का चांसेस भी बढ़ता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द गेट फॉर विच द आउटपुट इज हाई इफ एटलीस्ट वन इनपुट इज लो। क्या इस चीज पे गौर करो, एटलीस्ट वन इनपुट इज लो, यानी कि कोई ऐसा लॉजिक गेट, ये हमारे से बात कर रहा है, कोई ऐसा लॉजिक गेट जिसका इनपुट कम से कम एक इनपुट, यानी कि कम से कम एक इनपुट को अगर हम लो रखते हैं यानी 0 पे रखते हैं तो उसका आउटपुट हाई होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा है कम से कम एक को लो रखना है। मे बी ऐसा भी केस हम लिख सकते हैं जिसमें दोनों लो हो, यानी इस क्वेश्चन का कहना है कि दोनों भी लो हो सकता है, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको रखना है कि एक इनपुट को बस कम से कम एक इनपुट तो लो होना ही होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगाते हैं। देखो, हम इसमें ऑप्शन छाटेंगे सबसे पहले। एंड गेट में क्या है, एंड गेट में दोनों इनपुट 1 1 होगा तो आउटपुट 1 देगा, अगर एक भी इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट 0 देगा, यानी एंड ऑप्शन नहीं हो सकता है। सिमिलरली और में आते हैं, और में अगर मान लो हम दोनों इनपुट को 0 कर दें तो वो 0 होगा, एक इनपुट को 0 रखेंगे तो 1 होगा। क्वेश्चन का क्या कहना है कि एटलीस्ट एक इनपुट लो रहेगा तो वो आउटपुट हाई देगा, यानी कि दोनों भी लो हो सकता है, तो जब दोनों भी लो हो तो भी वो हाई दे, ऐसा ऑप्शन और में नहीं बनता है। अगर और का सिमिलर केस नॉर में देखें तो बस कुछ नहीं, और का जो आउटपुट है उसमें एक नॉट लगा हुआ है, यानी कि 1 और 0, जब एक केस में इनपुट अगर लो रहेगा तो उसमें जो और गेट 1 दे रहा था, नॉर गेट वहां 0 देगा, यानी कि ये भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है नैंड गेट। उसमें क्या हम लोग देखते हैं, एंड गेट जिसमें कि नॉट लगा हुआ है, उसका ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे। तो एंड गेट 0 और 0 में क्या आउटपुट देता है, 0, लेकिन नैंड गेट के केस में वो 0 1 हो जाएगा। 0 और 1 का केस अगर रहेगा, एक इनपुट है लो, अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट हाई दिया। 0 और 1 का केस में जनरली एंड गेट 0 आउटपुट देता है, लेकिन क्योंकि ये नैंड गेट है तो इसका आउटपुट होगा 1। ठीक है, एक होगा 1 और 0। एक ऐसा केस बन सकता है जहां पे एक और इनपुट लो है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एंड गेट होता तो यहाँ पे वो देता आउटपुट 0, यानी कि आउटपुट देता लो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट देगा 1। क्यों? क्योंकि एंड में नॉट लगा हुआ है, यानी कि हमारा बेस्ट ऑप्शन है नैंड गेट। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन झारखंड का माइंड में इजी आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन हल्का सा लेंदी हो सकता है, हल्का सा ट्रिकी हो सकता है। मैं किसी भी क्वेश्चन को हार्ड नहीं बोलूंगा झारखंड का माइंड का, क्योंकि झारखंड का माइंड में हार्ड क्वेश्चन देते नहीं है, वो जनरली ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी था, तो आपको बस थोड़ा सा लेंदी ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन गारंटी रहो क्वेश्चन बनता है सारा झारखंड का माइंड का। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जो इम्पॉसिबल होता है, बनेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्क करूंगा, स्टार मार्क डिफिकल्ट ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे, घबराना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इसको रिवाइंड करके मेरा देखना कि मैंने इसमें क्या बोला है। या तो एक इनपुट लो रहेगा या तो दोनों भी लो हो सकता है। क्वेश्चन का कहना है कि कम से कम एक तो लो होना ही चाहिए,
आप 2 लो करो उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक इनपुट लो होना चाहिए जिसमें कि आउटपुट मैक्सिमम मिले। तो मैंने से तीनों केस देखा, और में भी वो केस सेटिस्फाई नहीं किया, नॉर में तो सेटिस्फाई करना ही नहीं था, और एंड तो डायरेक्टली बोलता है कि एक इनपुट जीरो, चाहे दोनों इनपुट जीरो, तो मैं आउटपुट जीरो ही दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए नैंड गेट था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 35 नंबर क्वेश्चन। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर दिया हुआ है 1.001 सब्सटेंस इज। देखो ये आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि रिलेटिव परमिएबिलिटी डिफरेंट सब्सटेंस का पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरो और फेरीमैग्नेटिक का दिया हुआ है। वहां से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आप सबका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सबका मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी का जो रेंज है वो देखना। इस क्वेश्चन में जो रेंज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक इसका बेस्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, क्यों इसका पैरामैग्नेटिक आंसर है? क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी इसका 1 के अप्रॉक्स में है, यानी कि ये टेंडेंसी टू मैग्नेटाइजेशन शो करेगा। ये पूरी तरह मैग्नेटिक नहीं है, ये इन्फ्लुएंस हो सकता है मैग्नेट्स के आने के बाद। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के अलॉन्ग में हम लोग बढ़ते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज बिटवीन। अब देखो, अगर हमसे पूछता इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम इसको एक व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या हमसे पूछा है वो चीज? नहीं, हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके किसके बीच में होगा, P से Q के बीच में, या P से R के बीच में, या तो Q से R के बीच में, या फिर डी ऑप्शन आप लिख लो, सेम। सेम फॉर ऑल रहेगा। देखते हैं, R और R पैरेलल में रहेगा। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा तो वो जुड़ेगा 1/R प्लस 1/R, दैट इज 1/R का इक्विवेलेंट, जो कि यहाँ से निकलता है R/2, यानी कि यहाँ के केस में हो जाएगा R/2। सिमिलरली ये भी दोनों पैरेलल में है तो यहाँ के भी केस में R/2 और यहाँ पे R है। हमसे क्या पूछा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा P और Q के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज R। हमारा ऑप्शन बेस्ट है, जो P एंड Q इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन नंबर का क्या कहना है? 37 नंबर क्वेश्चन का कहना है द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 2t माइनस 1, यानी कि हमारा x दिया हुआ है 2t माइनस का 1। द अंडर फोर्स, फोर्स भी हमारा दिया हुआ है 5 न्यूटन। हमें क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस पावर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले आप याद करो कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमें पता है उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लिखो, वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब मुझे पता चल गया कि मुझे फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। फोर्स मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट। क्या हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, x इज इक्वल टू 2t माइनस 1 को अगर हम dx बाई dt करते हैं तो 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, यानी कि 2 माइनस 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमारा 5 न्यूटन है, वेलोसिटी हमारा 2 आया, यानी कि इसका पावर आ जाएगा 10। क्वेश्चन 10 वॉट इसका पावर, इसका आंसर हो जाएगा 10। कुछ नहीं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पहले ये लिखना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमारे से इंस्टेंटेनियस पावर पूछा, हम फोर्स इंटू वेलोसिटी किए। फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन था, वेलोसिटी हम निकाले क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, उसके हमने डिफ्रेंशिएशन किया, वहां से हमारा वेलोसिटी आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर सामने में लिखा हुआ है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? एनर्जी हम निकालते हैं जो पावर कंज्यूम किया है इन गिवन टाइम, यानी कि पावर इनटू टाइम से हम एनर्जी निकालते हैं। पावर हमारा दिया हुआ है 100 किलोवाट, यानी कि 10 टू द पावर 3। टाइम इज 1 आवर। अब देखो इसको सेकंड में कैसे करना है। 1 आवर
यानी कि 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 दैट इज 3600, ठीक है। यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3600 का। यहाँ से जो हमारा आएगा, बस जीरो गिनो, 3 2 5 6 7, यानी 36 इंटू 10⁻7 एनर्जी का यूनिट जूल। ये हमारा आएगा इसके लिए क्वेश्चन, दैट इज 36 इंटू 10⁻7 जूल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। द मूवमेंट ऑफ फोर्स इतना दिया हुआ है, अबाउट द पॉइंट इज गिवन बाय, ठीक है। देखो 39 नंबर क्वेश्चन के लिए गैप नहीं है, हम पहले 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और ये जो एरिया है इसमें हम 39 नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली 39 नंबर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। हमें फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स हमारा, फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 6 का k कैप, और हमारा पॉइंट दिया हुआ है, पहले ये पॉइंट था और हमें निकालना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो भी क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट इतना दिया हुआ है इज गिवन बाय। मोमेंट कैसे देते हैं, मोमेंट हम निकालते हैं, मोमेंट किसी चीज का क्या होता है, दोनों चीज का प्रोडक्ट, दोनों चीज को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, तो फोर्स और हमारा कोऑर्डिनेट्स को, या दैट इज आर, उसको हम मल्टीप्लाई करने से टॉर्क निकालते हैं। हमसे यहाँ पूछा है व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, सिंपली, ना कि एफ क्रॉस आर, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। हमारा यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम निकालेंगे आर, यहां से हम निकालेंगे आर। आर क्या होगा, आर 2 माइनस आर 1 होगा। आर 2 माइनस आर 1 कैसे निकालेंगे, शुरू में है 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3 का k कैप, ये आर में से हम माइनस करेंगे ये वाले को, दैट इज, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये 2 कर लो आप, इसको ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2 का k कैप। कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन में, उसको आप टेंशन नहीं लेना, वो मैं आपको बताते जाऊंगा, अगर वैसा कुछ होगा तो मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 2 का k कैप, ये आपका गिवन है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस 2 दैट इज 0 का i कैप प्लस 0 माइनस 2 माइनस दैट इज फर्क नहीं पड़ता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2j कैप, और k के लिए -3 माइनस माइनस प्लस 2k, यानी कि माइनस का k यहाँ से बचेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i कैप j कैप k कैप ऐसे लिखे हैं, ठीक है। 0 i कैप दैट इज, पहले r लिखेंगे फिर f लिखेंगे तब निकलेगा टॉप, 0 2 एंड -1। यहाँ पे हम फोर्स लिखेंगे, फोर्स हमारा है 2 प्लस का, फिर प्लस का 5 और फिर माइनस का 6। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अगर हमें i का करना है तो हम i वाले चीज को छिपा लेंगे और इधर करेंगे j और k में मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 2 माइनस का 5, माइनस करेंगे 5 इंटू -1 का, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर i कैप का प्रोडक्ट निकालना है तो i कैप का प्रोडक्ट को हम लोग मास्किंग करेंगे और उसमें j और k का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इंटू 2 दैट इज माइनस का 12, उसमें हम माइनस करेंगे 5 इंटू माइनस का 1 दैट इज माइनस का 5, ये दोनों मिला के प्लस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -12 प्लस 5 दैट इज -7 का i कैप, ये है i कैप के लिए। सिमिलरली हम j कैप के लिए करेंगे तो j कैप को पहले हम लोग ढक लेंगे, करेंगे क्या, 0 इंटू माइनस का 6 दैट इज 0, अगर j कैप के लिए कर रहे हैं तो 0, और 2 इंटू माइनस का 1 माइनस ऑफ -2, ठीक, ये हमारा सिंपल ही आएगा। आई कैप में हम बाय डिफॉल्ट माइनस रखते ही हैं, ठीक है। जे कैप के लिए बाय डिफॉल्ट हम माइनस शुरू से ही लेके चलते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो हम यहाँ पे पुश करते हैं। ये प्रोडक्ट को ढके हैं 6 इंटू 0 दैट इज 0,
2 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस दैट इज प्लस, प्लस का 2 जो कि यहाँ के माइनस का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जे कैप। अब के कैप के लिए हम क्या करते हैं, के कैप के लिए अभी हम देखेंगे, के कैप के लिए भी सेम चीज, ये 2 का जे कैप, ठीक है। के कैप के लिए भी के कैप को हम मास करेंगे, प्रोडक्ट क्रॉस करेंगे आई इंटू जे में, आई इंटू जे में करेंगे 5 इंटू 0 दैट इज 0। अगर हम के कैप के लिए देख रहे हैं 5 इंटू 0 दैट इज 0, और अगर सेकेंड टाइम करेंगे 2 इंटू 2 दैट इज माइनस का 0 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 4 के कैप, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4 के कैप। ये है हमारा टॉर्क इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज 39। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या है, द वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी का मतलब होता है भीगने की क्षमता। किसी भी सरफेस की भीगने की क्षमता जो है वो डिपेंड करता है प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है। देखो प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है वो हम देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा एक सिलेंडर होगा जिसमें पानी भरा हुआ है, आपको बताना है कि ये ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जब उसके ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं वो डूबेगा या फिर तैरेगा। ये डिपेंड करता है कि क्या है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड, यानी कि टोटली डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन द कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सरफेस और लिक्विड के बीच का एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग मानते हैं, जो कि वेटेबिलिटी, कोई ऑब्जेक्ट भीगेगा या नहीं, कितना भीगेगा, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 41। इसमें ग्राफ है पी और वी के बीच का प्लॉटिंग है विथ अ वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस से हमारा क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, हमें इसमें क्या बताना है, फाइंड द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, यानी कि P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम का जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज जो वॉल्यूम में होगा वो होगा 0। 0 टाइम्स ऑफ P दैट इज 0, यानी कि इसमें वर्क डन होगा B 0। कभी कभी आपको एग्जामिनर डराने के लिए इतना बड़ा बड़ा ग्राफ दे सकता है, तो आपको डरना नहीं है, बोल्डली फेस करना है, क्योंकि आंसर हमारा छोटा सा ही निकलेगा। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस था, इस प्रोसेस में वॉल्यूम को हम कांस्टेंट मानते हैं, उसी हिसाब से हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर आएगा। कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन पहले भी 0 था, आज भी 0 है, आने वाले कल में भी 0 रहेगा, सदा सदा 0 ही रहेगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, यानी कि कोई टेंशन T1 शुरू में T था, T2 अब डबल होकर 2T कर दिया गया है। ठीक, देन द रेशियो ऑफ द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग टू इनिशियल स्पीड। अगर इनिशियल स्पीड V1 था तो फाइनल स्पीड कुछ V2 होगा, तो हमें बताना है इनिशियल फाइनल स्पीड V2 अपॉन V1 का रेशियो क्या होगा, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज याद रखना है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है T बाई म्यू, रूट अंडर T बाई म्यू। अब भाई म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं म्यू। ठीक है, T बाई म्यू से हमें बस इतना क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर T। सिंपल, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या है, शुरू में है T अपॉन सेकेंड टाइम्स हो गया 2T, 2 टाइम्स ऑफ T, इसका हम लोग लेंगे रूट अंडर, ये होगा V1 बाई V2, यानी कि ये सिंपली T से T को कैंसिल आउट करेंगे, यह हो जाएगा 1 बाई रूट 2। लेकिन क्या 1 बाई रूट 2 हमारा आंसर है, नहीं, हमने निकाला है V1 बाई V2, लेकिन हमारा